नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट किया है, आज क्लास 9 है। तो आज हम लोग क्लास में जो है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है, कैसे हार जाऊँ मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई रखनी है। तो इतनी प्यारी लाइन थी, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को सुनाना चाहिए। एक बार और सुन सकते हैं कि पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। तो इसी शायरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा कम बताया, फिर कुछ और ने अध्ययन किया, फिर उससे ज़्यादा बताया, फिर और ज़्यादा बताया, फिर लास्ट में जो है कि सबको मर्ज करके बताया गया कि हाँ, ये सिद्धांत सही है। अब जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर, ये अल्फ्रेड वेगनर जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अर्थ क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इन्होंने बताया कि जितने भी वर्तमान में देश हैं, यानी कॉन्टिनेंट, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है कि आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए थे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ये मैं वर्ल्ड मैप ढूंढ रहा था, लेकिन वर्ल्ड मैप जो है कि अभी मिला नहीं। तो देखिए, मैं वर्ल्ड मैप आपको बताता हूँ, बना के बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया आपका कनाडा। कनाडा के नीचे अगर थोड़ा सा आएंगे तो ये हो गया आपका अमेरिका, और ये हो गया मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका। दिख रहा है? इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया यूरोप। यूरोप के नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे हो गया ये हमारा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ते हुए ये हो गया एशिया, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि सर्वप्रथम कि ये जो सिद्धांत है, इनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1921 में इन्होंने बताया था, तो इन्होंने कहा था कि जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में पहले जुड़े हुए थे। जैसे कि ये जो है कि आज कॉन्टिनेंट, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया। इनका कहना था कि जो वर्तमान में एशिया है, और जो ऑस्ट्रेलिया है, और जो साउथ अमेरिका है, और जो अफ्रीका है, वो दरअसल आपस में पहले जुड़े हुए थे। ये आपस में जुड़े हुए थे, जैसे ये जुड़ा है। और जुड़े होने का इन्होंने रीजन क्या बताया था? पहला रीजन ये बताया था कि ये जो भाग कटे हुए हैं, और ये जो ऑस्ट्रेलिया के ये भाग है, ये दरअसल समानांतर है। यानी कि जो भाग पर जो साउथ अमेरिका है, और ये जो अफ्रीका है, यहाँ वाले क्षेत्र में जो जो जीव मिल रहे हैं, कुछ जीव वो भी यहाँ मिल रहे हैं। यानी कि पहला इन्होंने बताया कि उन कॉन्टिनेंटों पे जो जीव पाए जा रहे हैं, सेम जीव उस कॉन्टिनेंट पे भी पाए जा रहे हैं। बीच में समुद्र है, तो वो जो जीव पाए गए हैं वो तैर तो सकते नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो जो जीव पहले थे जुड़ा हुआ था, और दोनों ही एक साथ रहते थे। और जब कॉन्टिनेंट बदला तो कुछ उस पर चले गए और कुछ इस पर चले गए। ठीक है, पहला रीजन ये बताया। दूसरा रीजन इन्होंने बताया था कि जो जीवाश्म पाए गए, यानी कि जब कॉन्टिनेंट टूटा होगा तो उस समय जो है कि कुछ जीव दब गए होंगे। जब कुछ जीव दब गए हैं तो खुदाई के साथ मिले होंगे पेट्रोलियम के रूप में, कुछ पेट्रोलियम के रूप में मिले होंगे, वनस्पतियां कुछ दबी होंगी, तो वो जो है कि कोयला बने होंगे। तो सेम प्रकार के जीवाश्म जो मिले हैं इस कॉन्टिनेंट में, यानी अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों पे, सेम वही चीज मिले हैं उत्तर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में। तो वो बता रहे हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट थे पहले आपस में जुड़े थे,
जिस कारण से यह जो है कि जीवाश्म समान पाए जा रहे हैं। पहला इन्होंने बताया किसका आकार, दूसरा इन्होंने बताया जीवाश्म, तीसरा इन्होंने बताया जीव, और चौथा इन्होंने बताया है कि जो खनिज मिल रहे हैं, जो खनिज वहां पे मिल रहे हैं वही सेम खनिज यहाँ पर भी मिल रहे हैं। चौथा इन्होंने ये बताया। पांचवा इन्होंने बताया कि जो है कि वो जो कॉन्टिनेंट की जैसी जलवायु है और उस जलवायु में जैसा क्षेत्र होता है वैसे ही क्षेत्र इस क्षेत्र में भी है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मतलब कि यदि मैं अमेरिका गया और अमेरिका के किसी क्षेत्र में मैंने देखा कि नीम का पेड़ है, ठीक है, और नीम का पेड़ जो है कि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में ही उग सकता है। मान लेते हैं कि सिर्फ वह रेगिस्तान में ही उगेगा, लेकिन वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है जहां पर रेगिस्तान दूर दूर तक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है कि नीम का पेड़ यहाँ पे आया कैसे। तो उन्होंने बताया कि वो जो पेड़ पौधे वहां पे थे पहले दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब अलग हुए तो उनकी प्रगति में परिवर्तन होता गया और वो वृक्ष वहां पर उगने लगे और ये वृक्ष यहाँ पर उगने लगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इंडियन प्लेट ऊपर गई थी तो बीच में जो टेथिस सागर था उसे टकराई थी। अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो टेथिस सागर जो है कि टकराया तो जो है कि आप देखोगे कि संभल लेक जो राजस्थान में है तो उसमें खारा पानी पाया गया है। अब खारा पानी तभी होता है जब समुद्र हो, ठीक है, तो समुद्र नहीं है फिर भी खारा पानी पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है कि बीच में टेथिस सागर था, टकराया था, वही समुद्र का भाग है। तो इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया था कि जीवाश्म समान मिल रहे हैं, पेड़ समान मिल रहे हैं, कुछ जीव समान मिल रहे हैं, खनिज समान मिल रहे हैं, वनस्पतियां समान मिल रही हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है यानी आकार है, आकार समान मिल रहे हैं। इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने बताया पहला महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत देते हैं आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने बताया कि देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने तो बता दिया कि हाँ समान है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये टूटे कैसे। तो जब टूटे कैसे ये प्रश्न आया तो आर्थर होम्स है। तो आर्थर होम्स क्या बताते हैं, देखिए ये जो आर्थर होम्स ने बताया कि जो समोन्नत धाराएं पृथ्वी के अंदर चली हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, जीवायु आकार का है, तो इसमें जो है कि कुछ समोन्नत धाराएं चल रही है, ये इस आकार से, ये कुछ इस आकार से ऐसे चली हैं, कुछ ऐसे चली हैं, और कुछ जो है कि अलग चल रही हैं, कुछ अलग चल रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये इसके पृथ्वी के अंदर समोन्नत धाराएं चल रही हैं, ठीक है। समोन्नत धाराएं चलने का रीजन इन्होंने बताया कि जो स्थल मंडल है उसके नीचे दुर्बलता मंडल है, और दुर्बलता मंडल में जितने भी पदार्थ पाए गए हैं वो सारे लिक्विड फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था। तो जब लिक्विड फॉर्म में है तो ये जो है कि गति कर रही है। गति करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये घूर्णन कर रही है। जब ये घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, तो इन्होंने बताया कि ये घूर्णन करते करते, गति करते करते इनकी धाराएं कभी कभी ऐसे जा रही हैं, कभी कभी ऐसे आ रही हैं। तो जब ये ऐसे और ऐसे हो रही हैं तो उनमें गति के कारण इरोजन हुआ होगा, तो जिसके कारण वो टूटी होंगी। उसके आगे की इन्होंने नहीं बता पाएंगे, इन्होंने सिर्फ इतना बताया आर्थर होम्सन में कि समोन्नत धाराएं गति कर रही हैं, ठीक है। उसके आगे एक और वैज्ञानिक इनसे प्रश्न पूछ लेगा, तो मान लीजिए गति कर रही है, ठीक है, लेकिन ये टूटी कैसे, तो ये नहीं बता पाए। तो उसके आगे पहुंच गए हैरी हेस। तो हेस महोदय आ गए, ठीक है, हेस महोदय आ गए। इन्होंने बताया, हेस महोदय ने बताया कि दरअसल जो कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो समोन्नत धाराएं हैं वो गति कर रही हैं। दरअसल पृथ्वी के अंदर जो है कि समोन्नत धाराएं जब गति कर रही हैं दो प्रकार की कर रही हैं। पहला वो अपसारिक कर रही हैं, अपसरण। अपसरण का मतलब ये होता है कि मिल रही हैं, ठीक है। अपसरण, देखिए ये दोनों मेरा हाथ है, ये अपसरण हो रहा है। और दूसरा बताइए कि अभिसरण हो रहा है, ये अभिसरण दूर दूर जा रही हैं, यानी कि कुछ धाराएं ऐसे आ रही हैं, ये हो गया अभिसरण, ठीक है। कुछ धाराएं दूर जा रही हैं, ये हो गया अभिसरण, ये हो गया अभिसरण, ये हो गया अपसरण।
बताया कि कुछ धाराएं अभिसरण हो रही हैं, कुछ धाराएं अपिसरण हो रही हैं। जब धाराएं अभिसरण हो रही हैं यानी कि दूर दूर जा रही हैं तो उसमें से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा है तो वह ज्वालामुखी ज्वालामुखी बन रहे हैं। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो समोन्नयी धाराएं हैं वो अपसरण हो रही है, अभिसरण हो रही है और रूपांतरित हो रही है। रूपांतरित मतलब ये धाराएं यहाँ चली हैं, कुछ धाराएं मान लेते हैं यहाँ तक चली हैं, तो इसके जो मध्य में है वो रूपांतरण है, रूपांतरण धाराएं। तो पहला इन्होंने बताया कि जीवाश्म एक है, दूसरा इन्होंने बताया समोन्नयी धाराएं चली हैं, तीसरा इन्होंने बताया कि अपसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। इसके आगे आते हैं हमारे मेन वैज्ञानिक जिनका नाम है मैकवे फनी। मैकवे फनी आते हैं, ठीक है। मैकवे फनी का सिद्धांत आप लोग याद कर रखिएगा कि मैकवे फनी ने सिंपल सा बताया कि दरअसल पृथ्वी के अंदर का जो क्षेत्र है वो सॉलिड पूर्णतः नहीं है, बल्कि वह प्लेट विवर्तनी के कारण हो रहा है। प्लेट विवर्तनी, तो लोगों ने पूछा भाई प्लेट विवर्तनी क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्लेट विवर्तनी का अर्थ यह है कि पृथ्वी जो है कि आपस में जुड़ी नहीं है, ऊपर से लग रहा है कि जुड़ी है लेकिन अंदर से ये अलग अलग है। यानी कि ये पृथ्वी ऊपर से लग रही है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये ऊपर से लग रही है कि जुड़ी हुई है पृथ्वी, दरअसल अंदर से ये इस आकार में है, ये प्लेट है, इस आकार में जो है कि है, ये आपस में जुड़ी नहीं है, ये बीच बीच में गैप है, ठीक है। और ये प्लेटें गति कर रही हैं। गति क्यों कर रही हैं? क्योंकि संवहनी धाराएं का सिद्धांत बताया गया है पहले से कि प्लेटें गति कर रही हैं। वो कह रहे थे संवहनी धाराएं गति कर रही हैं, तो इन्होंने बताया कि प्लेटें गति कर रही हैं। प्लेटें गति कर रही हैं तो अभिसारी हो रहा है, अपसारी हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। अब इसी प्लेट विवर्तनी के कारण ये सारे सिद्धांत जो है कि पता चल गया। तो जब इन्होंने बताया प्लेट विवर्तनी हो रहा है तो पहला सिद्धांत कैसे लागू होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्लेट विवर्तनी के कारण टूटे थे, ठीक है। प्लेट विवर्तनी के कारण टूटे और अलग हुए, पहला पता चला। दूसरा संवहनी धाराएं हो रही हैं, तो इन्होंने बताया कि संवहनी धाराएं हो रही है जिसके कारण ज्वालामुखी आ रहे हैं, पर्वत बन रहे हैं, भ्रंश घाटियां बन रही हैं। अभी हम बताते हैं कि कौन कौन से कब कब बनते हैं। तो इन्होंने दूसरा सिद्धांत हो गया संवहनी धाराएं हो रही है तो उसे पर्वत भ्रंश ज्वालामुखी हो रहे हैं। तीसरा को सत्यापित इन्होंने कर दिया कि अभिसारी हो रही है, जब प्लेटें अपसारी हो रही हैं यानी कि जब मिल रही हैं तो जो भारी प्लेट है वो नीचे, जो हल्की प्लेट है ऊपर, अभी बताते हैं आपको। और दूसरा अभिसारी जब अलग अलग हो रही हैं तो उसमें से जो है कि मैग्मा लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में एक्सप्लेन किया। पहला देखिए, इन्होंने पहला बताया कि संवहनी धाराएं नहीं, प्लेट विवर्तनी के कारण प्लेटें गति कर रही है। प्लेट का अर्थ क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि ये मानते हैं, इसे मैं ऊपर से चिपका दे रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर चिपक गया, ये धरती है और इसके आगे एक और चिपका देते हैं, ये देखिए दूसरी धरती है। दरअसल हमारी पृथ्वी का अंदर का भाग ये है, यानी कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट ये है, बीच में थोड़ा सा स्पेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जब अपसारी हो रहा है तो ये दोनों प्लेटें आपस में आके मिल रही हैं। जब वो मिल रही हैं, देखिए ये दोनों मिल रही, मिलने के बाद एक प्लेट जाएगी नीचे, यानी कि जब मिलेंगी तो ये दोनों अपसारी हो रहा है, अपसारी मतलब मिलना। अब ये जब मिली, ठीक है, लेकिन भारी जो होगी वो नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज को हम लोग दबाते हैं, अगर ये देख लीजिए, तो अगर ये थोड़ा मोटा है तो जो भारी होगा वो उसको उठा देगा। अब देखिए ये उठ रहा है, तो जो भारी है वो दबती चली जाएगी और जो हल्का है वो उठता चला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भारी प्लेटें और हल्की प्लेटें, भारी प्लेटें वो हैं जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं। महाद्वीपीय प्लेटें भारी होने का कारण ये है कि प्लेट है उसको ऊपर से पानी भरा हुआ है और वो प्रेशर लगा रही है, प्रेशर के कारण महाद्वीपीय प्लेटें भारी होती हैं और जो है कि महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती हैं। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि 2 प्रकार की प्लेटें हो गई, पहला महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा महासागरीय प्लेट, ठीक है।
तो महासागरीय प्लेट जो है कि भारी हो गई और महाद्वीपीय प्लेट हल्की हो गई, दो। तो इसमें जो है कि ध्यान दीजिएगा, पहला सिद्धांत जीवाश्म एक थे, दूसरा दूसरा में संवहनी धाराएं चल रही हैं, तीसरा संवहनी धाराएं तीन प्रकार चल रही हैं, अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण। इन्होंने बताया कि संवहनी धाराएं नहीं, प्लेट चल रही हैं। प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, पहला प्लेट महासागरीय प्लेट, दूसरा प्लेट महाद्वीपीय प्लेट। इसके बाद बताया कि जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट वो हल्की होती है। अब दोनों जब टकराएंगी, टकराने का तीन नियम है। अपसारी, अपसारी मतलब होगा दोनों आपस में टकराएंगी। अभिसारी, दोनों दूर जाएंगी। तीसरा रूपांतरण, दोनों ये साइड से निकल जाएंगी, यानी कि दोनों साइड से ऐसे निकल जाएंगी। समझ में आया? अब देखेंगे महाद्वीपीय प्लेट। अब इसमें देखते हैं कि महाद्वीपीय प्लस महासागरीय प्लेट। अब देखिए महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जब टकराएंगे तो क्या होगा? तो मैंने बताया कि महासागरीय प्लेट भारी है और जो भारी होगा नीचे जाएगा। अब जब महासागरीय प्लेट नीचे जाएगा तो जो बनेगा, पहला तो बनेगा भूकंप आएगा। भूकंप तो सब में आएगा, प्लेट टकराए दूर हो लेकिन भूकंप आना तय है। ठीक है, पहला भूकंप आएगा, दूसरा ज्वालामुखी आएगा, और तीसरा पर्वत बनेगा। मैंने बताया था जब टेथिस सागर यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो उसमें हिमालय पर्वत बना था। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब ये प्लेट टकराया तो भूकंप बना, ज्वालामुखी है, पर्वत का निर्माण हुआ। और यह आया कैसे? देखिए जब ये प्लेट ऐसे नीचे जाएगी तो नीचे का जब अंदर का मैग्मा होगा यानी कि लावा होगा, मैंने बताया था कि दुर्बलता मंडल में पूरा लिक्विड फॉर्म में, तो जब दुर्बलता मंडल में जाएगा तो यहाँ से जो भाग बनेगा तो उसी में से जो है कि बाहर निकलता हुआ चला आएगा और वही जो है कि ठंडा होकर कहीं कहीं आप देखोगे आइलैंड बनाएगा, कहीं कहीं ज्वालामुखी बहुत बड़ा बन जाएगा। और जब यह टकराएगा तो ये ऊपर उठता चला जाएगा तो यही पर्वत का निर्माण कराएगा। ठीक है, तो इसके बाद महासागरीय और महाद्वीपीय। अब अगर महासागरीय और महासागरीय टकराएंगे तो उसमें सिर्फ वलित पर्वत बनेगा। देखिए महासागरीय और महासागरीय जब टकराएंगे तो उसमें से सिर्फ ज्वालामुखी आएगा। सॉरी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं शुरू से। देखिए इतना समझ में आ गया? अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण क्या है। उसके आगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियन प्लेट, मतलब कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, ये दोनों टकराएंगी। पहला पर्वत, वलित पर्वत, दूसरा ज्वालामुखी और ट्रेंच, भ्रंश भी बन जाएगा। ट्रेंच, भ्रंश घाटी क्या कहते हैं अभी बताते हैं। और इसके बाद जब ओशियन, ओशियन यानी महासागरीय महासागरीय टकराएगी तो इसमें सिर्फ ज्वालामुखी आएगा, सिर्फ ज्वालामुखी। और जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ वलित पर्वत बनेगा। ठीक है, अब वलित पर्वत क्या है वो तो हम कल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टिनेंट देख लीजिए कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेट से टकराती हैं तो वो नीचे चली जाएंगी। मैंने बताया क्योंकि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि उस पर पानी भरा हुआ है। जब वो नीचे चली जाएंगी तो वो ऊपर उठेगा, तो जब ऊपर उठेगा, देखिए ये नीचे गई, ये ऊपर उठा, तो ये जो ऊपर उठेगा तो कुछ टूटेगा फूटेगा, इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर गड्ढा बना हुआ है बीच में, तो देखिए ये है, ये वाला गड्ढा ध्यान दीजिएगा, और ये बीच का जो गड्ढा है यहाँ पे ट्रेंच कहलाएगा। ये जो उठा और जब ये जाएगा तो इसके ऊपर जो पूरा मलबा सलबा है सब लेते हुए ऐसे उठाएगा तो ये बनेगा पर्वत। और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे दुर्बलता मंडल तक पहुंचेगा तो इसमें जितना मैग्मा और लावा भरा है ये सब बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो ये बनेगा ज्वालामुखी। समझ गया? इसके बाद ओशियन और ओशियन प्लेट। अब देखिए ओशियन और ओशियन प्लेट दोनों जो है कि हल्की प्लेट है, सॉरी दोनों भारी प्लेट है, और उसमें से जो भारी प्लेट होगी वो जाएगी अंदर। और जब अंदर जाएगी तो हो सकता है पर्वत का निर्माण हो लेकिन समुद्र के अंदर होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कि ज्वालामुखी उद्गार होगा थोड़ा बहुत, तो वो आइलैंड बन जाएगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी। तो जब महाद्वीपीय टकराएंगी
तो ज्वालामुखी बाहर आने से पहले ही वो पर्वत निर्माण रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अवसाद होगा। जब देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रखा हूँ इसे, और जब ये टकराऊगा तो ये वाला उठता चला जाएगा, ऊपर 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 पर चला गया, तो यही जो अवसाद है ये पूरा जमा हो जाएंगे यहाँ पर, और यही पर्वत का निर्माण हो जाएगा, यही बनेगा पर्वत। तो सीधा सी बात है कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समझ में आ गया। इसके बाद समोन्नी धारा का सिद्धांत उन्हें बताया, समोन्नी धाराएं चल रही हैं अंदर। इसके बाद उन्होंने बताया सागरीय अधीनस्थ सिद्धांत, उन्होंने बताया कि समोन्नी धाराएं चल रही हैं 3 प्रकार से। लेकिन इन्होंने बताया कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत, समोन्नी धाराएं नहीं, प्लेटें गति कर रही हैं, और प्लेटें गति कर रही हैं अभिसारी अपसारी रूपांतरण 3 प्रकार से। प्लेटें 2 प्रकार की हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। तो हमें लगता है कि ये सारे 4 सिद्धांत हम लोगों ने लगभग देख लिया था। कल हम लोग आप बता देंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होती है, भ्रंश क्या होता है, ठीक है। और अगर समय बचा तो उसमें हम थोड़ा सा बता देंगे कि जो हम लोग पृथ्वी की अध्ययन कर रहे थे तो उसमें जो प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। धन्यवाद।